दोस्तों, हम एक दूसरे से बात करते हैं। शायद यही कारण है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। कहीं ना कहीं हम अनुभवहीन हैं और शायद जो बात आपको अनुभव वाले लोग बता सकते हैं, वह बात हम बताने में आपको सक्षम नहीं है। तो इसी आधार पर लेकिन हमारा प्राथमिक कर्तव्य यह है, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे वादा किया था कि आपको हर खबर से खबरदार रखेंगे, हर छोटी बड़ी चीजों से अवगत कराएंगे, हर क्षेत्र के चीजों से अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में हम सभी द 21 टॉक्स टीम की तरफ से एक नया सफर चालू हो रहा है। इस सफर में हम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों से बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे और उस विषय के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में गहन ज्ञान रखेंगे और उस ज्ञान को आपके साथ भी साझा करेंगे। पर्सनालिटीज होंगी, बहुत सारी पर्सनालिटीज आएंगी। इसी कड़ी में आज की हमारी जो पहली पर्सनालिटी है, उनका नाम है विभा रानी जी। विभा रानी जी के बारे में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथ विभा रानी जी जुड़ने वाली हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। विभा रानी जी एक एक्टर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और नेशनल अवार्ड विनर राइटर भी हैं। उन्होंने तकरीबन 20 से अधिक पुस्तकें एवं पुस्तिकाएं लिखी हुई हैं। कहानी, कविताएं उनके तो बच्चे पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। सोचिए कितनी बड़ी हस्ती होंगी ये। एक फैशन डिजाइनर भी हैं ये, और इनकी जो कहानियां, कविताएं होती हैं, इन पर इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के अलग अलग विषयों पर ये कहानी एवं कविताएं लिखती हैं। हाल ही में आई लाल कप्तान फिल्म, जो कि सैफ अली खान की थी, उसमें इन्होंने लाल परी की भूमिका निभाई थी। और हाल ही में आई मैथिली फिल्म मिथिला मखान में इन्होंने अपना गीत दिया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है विभा जी। उनसे बात करना हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। और यकीन मानिए, जो बातें वो कहेंगी आपके लिए भी कहीं ना कहीं बहुमूल्य वचन हो जाएंगे, एक बहुमूल्य संपदा हो जाएगी आपके लिए, जिसे आप सजो के रखना चाहेंगे। तो बिल्कुल मिस मत कर दिएगा, एक सेकेंड भी मिस मत कीजिएगा विभा रानी जी की बातों को सुनने के लिए। स्वागत करते हैं हम विभा रानी जी का। 21 टॉक्स पर्सनालिटी के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज है हमारा पहला एपिसोड और हम आज बातचीत कर रहे हैं विभा रानी जी के साथ। विभा जी, आपका 21 टॉक्स के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें चुना और हमसे बातचीत करने के लिए आज हमें इतना सारा समय दिया, और इतने अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को भी आप बेबाक होकर जिस प्रकार से उत्तर देती हैं, आज भी हमारे दर्शक उसी प्रकार आतुर हैं आपके विचार जानने के लिए। मेरा पहला प्रश्न आपसे इसी विषय पर है कि विभा जी, हमारा चैनल का नाम है द 21 टॉक्स और हम यहाँ पर 21वीं सदी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे चैनल पर एक स्पेशल सेगमेंट भी है जो केशव जी एंकर करते हैं, जिसका नाम है साहित्य की सभा, जिसमें हम अलग अलग कवियों को लेकर आते हैं और अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी विषय पर फिर उन कवियों की अलग अलग रचनाओं को भी सुनते हैं, जिससे लोगों को और प्रेरणा मिले। और जिस तरह दिनकर जी ने एक बार कहा था कि साहित्य ही है जो आज की राजनीति को भी एक सपोर्ट देता है, तो उसी प्रकार हम इस 21वीं सदी में भी साहित्य प्रेमियों के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा विभा जी कि 21वीं सदी में साहित्य का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रहता है? क्योंकि शायद जो जिज्ञासा एक समय पर साहित्य के लिए लोगों के लिए हुआ करती थी, जो मैं इंटरनेट के पहले के समय की बात कर रहा हूँ, शायद वो आजकल के ज़माने में लोगों में पाई नहीं जा रही है। और परिवर्तन काल के जिस प्रकार से हम समय में रह रहे हैं, जहाँ पर वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स, ये सारी चीज़ों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साहित्य एक बहुत बड़ा माध्यम है इन सारी चीज़ों को हम हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से लाने में। तो 21वीं सदी में विभा जी, साहित्य को आप कहाँ देखती हैं और उसका महत्व एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कितना होता है? थैंक यू दत्त, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें आप सबके साथ और आपके ऑडियंस के साथ बात करने का मौका दिया। मैं आती हूँ सीधे सीधे अपने आपके सवाल पर। 21वीं सदी, आपका चैनल भी 21वीं सदी से ही नामांकित है। ये सदी और इस सदी का ये अभी जो 10 दिन पहले जो साल बीता है,
उस साल में, ये 10-15 दिन पहले जो साल बीता है, उस साल को आप समझ सकते हैं और आपने भी उस साल को देखा है। मेरा मतलब कि ये 2020 और 2020 जो पूरा का पूरा कोरोना काल ही हम इसको कह लें, क्योंकि जनवरी से दस्तक शुरू हो गई थी और 24-25 मार्च से पूरा लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हमारा पूरा साल जो है वो 2020 में इसी में चला गया। लेकिन अब जिसे एक नारा दे दिया गया कि आपदा में अवसर, तो ये आपदा में अवसर लोगों ने कैसे कैसे और किस किस रूप में किया। साहित्य की बात जहां तक है, साहित्य इस अवसर में, इस समय में साहित्यकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने इस पर बहुत सारा लिखा। डॉक्टर सागर जेएनयू ने तो लिखा ही मुंबई में काबा, और उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, और जो जहां पे है, जिस भाषा में है, लिख रहे हैं। तो ये कहना कि साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, ये बात तो मैं नहीं मानूंगी। और खास तौर से अभी जो इंटरनेट का समय है, पहले का समय ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था। हमारे पास छपने के सिर्फ वही रास्ते थे कि हमने लिखा, संपादक को भेजा अखबारों में या पत्रिकाओं में, अगर उन्हें पसंद आई, छप गया, तो हम समझ लेते थे कि गंगा नहा लिए। अब उसके नहीं छपा तो बस अपने आप को कोसते रहते थे, और जिनके छपे उनको देख करके हम भी सपना देखते रहते थे कि कब हम छपेंगे। जब से इंटरनेट आया है, इतने सारे सोशल साइट्स खुले हैं, लोगों को अभिव्यक्त करने की अपनी एक आजादी मिली है। अब वो किस स्तर का साहित्य है वो अलग डिबेट का विषय है, मैं उस पर अभी नहीं जा रही हूँ, जाऊंगी भी नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर व्यक्ति, अगर उसके मन में कुछ भावनाएं आ रही हैं और उनको वो कविता के रूप में या कहानी के रूप में या घटनाओं के रूप में या संस्मरण के रूप में वो लिख रहा है, तो वो लिख रहा है और वो साहित्य रच रहा है। अब साहित्य के साथ तो ये हर जगह के साथ है कि जो जितना स्ट्रांग रहेगा वो बचेगा। बाकी आप पौधे भी लगाते हैं तो जो सबसे स्ट्रांग बीज होता है उसके पौधे लहलहाते हैं, बाकी जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो साहित्य में भी है, हर विधा में है कि जो जितना स्ट्रांग रहेगा, जिसकी रचना जितनी स्ट्रांग रहेगी, कहने का मतलब रचना जितनी स्ट्रांग रहेगी, वो रचना कालजयी हो जाएगी। और जैसे आपने प्रताप ने दिनकर का नाम लिया था, तो दिनकर जी ने भी नेहरू जी को यही कहा था कि जब जब राजनीति गिरेगी, साहित्य से संभाले। तो आज का समय भी वही है, आज तो उससे भी भयावह स्थिति है। तो उस भयावह स्थिति में जहां आपकी जबान पर पहरे हैं, आपके लिखने पर पहरे हैं, आप के अभिव्यक्ति के हर विधा पर, हर जॉनर पर पहरे हैं, वहां पर साहित्य जो है वो हमारा और आपका और सभी का, जिसको हम कह सकते हैं कि खिवैया है, और वो आपको बचाएगा। हम कैसे उसे लेकर के चलेंगे, ये हमारे और हर इंडिविजुअल के ऊपर है। लेकिन 21वीं सदी में साहित्य लिखा जा रहा है। इवन इस कोरोना काल में ढेरों साहित्य लिखे गए। मैंने खुद अपनी 14 पांडुलिपियां, 14 मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की इस कोरोना काल में। तो लिखा तो जा ही रहा है, साहित्य कहीं जाएगा नहीं। मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, तो मैं तो हर चीज में, नेगेटिव में भी पॉजिटिव एंगल खोज लेती हूँ। जी। केशव। विभा जी, अगला प्रश्न जो ये है कि आप बहुत दिनों से लिखती आ रही हैं, आपने इंटरनेट काल से पहले का भी साहित्य देखा है और अब इंटरनेट काल वाला भी साहित्य देख रही हैं, तो दोनों में मूल अंतर क्या लगता है आपको? मूल अंतर अभी इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि हमें, मैंने अभी इसके पहले आपको यही बताया कि हमें हमारे लिखने को जज करने वाला कोई बैठा हुआ है, एक संपादक है जो अखबार में है, पत्रिकाओं में है, और हमें वहीं छपना है। चाहे वो हम स्थानीय अपने शहर के अखबार में, छोटे से अखबार में छपे, या बड़े से बड़े अखबार में छपे, या छोटी सी पत्रिका में छपे, या बड़ी से बड़ी पत्रिका में छपे। तो हमें लिखने, एक तरीके की वो हमारी परीक्षा होती, हमारा वो कंपटीशन होता था कि हमें इतना अच्छा लिखना है कि हम छप जाएं, स्वीकृत हो जाएं और छप जाएं। ये हमारा खुद से अपना एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाना होता था। अब क्या हो गया है कि जैसे हम ये कहते हैं कि मोबाइल के आ जाने से सब, हर कोई फोटोग्राफर है, हर कोई रिपोर्टर है, हर कोई वीडियोग्राफर है, हर कोई फिल्म मेकर है, सब कोई बना रहा है। तो वो एक फर्क आ गया है। उसमें क्या हो गया है कि हड़बड़ी, हमने जो भी लिखा सामने आ जाना चाहिए,
तो हम उसको देखते भी नहीं हैं। कई बार होता है कि लोग उसे पढ़ते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं और उसको रीराइट जो रिवीजन होता है कि 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट, 4 ड्राफ्ट जो बनते हैं, हम लोग आज भी लिखते हैं कुछ भी, चाहे वो कविता लिखें या कहानी लिखें या नाटक लिखें, 4-5 ड्राफ्ट को बड़ी आसानी से उसके बनते ही बनते हैं, फिर जाकर के वो फाइनल आता है। तो वो चीज़ अब वो खत्म हो रही है कि पेशेंस जो है, पेशेंस इन जनरल पेशेंस जो है वो खत्म हो गया। आप यूट्यूब पर आप आधे घंटे लोग कहेंगे कि अरे 3 मिनट देखेंगे निकल जाएंगे, 5 मिनट देखेंगे निकल जाएंगे। आधा घंटा बैठ करके देखना, ये लोगों के धीरज में अब नहीं रह गया। तो इसका ये नुकसान हुआ है कि साहित्य तो बहुत आ रहा है, लिखा तो बहुत जा रहा है, लेकिन उसमें जो जितना जो एक एक कंटेंट होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो थोड़ा-सा कम रहता है। पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे-अच्छे फेसबुक पर इतना अच्छा-अच्छा आता है, कभी-कभी हम व्हाट्सएप पे भी इतने अच्छे-अच्छे इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ आती हैं कि पढ़ कर के तब बल्कि हम एनरिच होते हैं। हमारे शायद हम इतना ज़्यादा शायद नहीं पढ़ सकते, जितना हम इन सोशल मीडिया के कारण हम पढ़ ले रहे हैं या यूट्यूब पर हम देख ले रहे हैं। और बाकी सोशल मीडिया पर या ट्विटर पे ही अगर तो ट्विटर लिटरेचर भी चला हुआ है तो या ट्विटर लिटरेचर ही हम पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के लिए भी बहुत कंटेंट है और लिखने के लिए तो अभी तो हमने कहा कि एकदम दोनों हाथ, दोनों पैर हैं, चारों हाथ पैर से हम लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हम इसका मूल सारांश अगर हम समझना चाहें तो यही बात है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। ये पहले लिखने वाले भी शायद कम थे और पढ़ने वाले भी शायद कम थे। अब दोनों ही इंटरनेट की वजह से लिखने वाले भी ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, पढ़ने वाले भी बहुत सारा जो साहित्य है उसको तक पहुंच पा आबादी रहे भी हैं, तो बट बढ़ी है शायद ना, आबादी भी तो बढ़ी है। जिस हिसाब बिल्कुल, से बिल्कुल, पॉपुलेशन बढ़ा है उसी हिसाब से सारी चीज़ें बिल हैं, तो वो आप जाएँगे तो फिर बिल्कुल। परसेंटेज वही हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाए रखना है हमें क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में और इसी के बिल्कुल, लिए वो आगे बहुत संघर्ष ज़रूरी करना है, है। वो बहुत ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, बहुत जी सुंदर। विभा जी, जैसा कि आपका जो आने वाला बुक है उसका शीर्षक है प्रेग्नेंट फादर, और आपके जो इससे पहले बहुत सारे बुक है जैसे कि नौरंग नटनी है, बहुत सारी किताबों के आपके नाम जो है बहुत हठीले नाम होते हैं, बहुत अनूठे नाम होते हैं। तो वो नाम कहाँ से आपके मन में सोचता है, कैसे वो ऐसे नाम आप दे देती है अपनी किताबों को? 2 चीज़ें मैं बता दूँ कि प्रेग्नेंट फादर का आपने ज़िक्र किया है, वो किताब आने वाली नहीं है, वो किताब आ गई हुई है। ये है वो किताब प्रेग्नेंट फादर, ये नाटक की किताब है। और दूसरे मैंने किताबें लिखी हैं, लगभग 22-23 किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें हिंदी में भी हैं, मैथिली में भी हैं। मैथिली लिटरेचर के अनुवाद भी हैं, जो ज्ञानपीठ से आए हुए हैं, वाणी प्रकाशन से आए हुए हैं। और नौरंगी नटनी हमारा वो नाटक है, जो यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं। वो किताब के रूप में अभी नहीं आई। अब रह गया उसके टाइटल्स या शीर्षक देने की, तो शीर्षक देने का जब क्या मैं लिख रही हूँ उसके हिसाब से वो शीर्षक तय होता है। मैं उसका कोई फ़ॉर्मूला आपको नहीं बता सकती। और ये रहता है कि कोशिश ये रहती है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, उस कंटेंट के मुताबिक वो उसका टाइटल हो और वो टाइटल बहुत जिसको हम कहते हैं कि बहुत एकदम सीधे सपाट अर्थ में नहीं हो। वो सीधा शब्द लग सकता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत अलग किस्म से होता है। तो उसी तरीके से वो मैं कोशिश करती हूँ। इसका कोई फ़ॉर्मूला कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है कि मैं कैसे इसका टाइटल मैं सेलेक्ट करती हूँ। विभा जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि जो आपकी पुस्तक है नाटक के ऊपर बेस्ड है प्रेग्नेंट फादर, ये शीर्षक ही हम सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसका थोड़ा सा स्वाद देना चाहेंगे कि इसमें हमें और क्या नया जानने और सीखने मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो नाटक है। तो नाटक तो अपने आप में ये विज़ुअल की चीज़ है। मैं नाटक बहुत दिनों से लिखती आ रही हूँ। पिछले 25-30 साल से नाटक भी लिख रही हूँ, नाटक कर भी रही हूँ और लिटरेचर को वही विज़ुअल मीडियम में ले जाने के लिए ही मैंने नाटक करना शुरू किया। लिखना शुरू किया इसलिए कि लोगों ने हिंदी के रंगमंच के डायरेक्टर्स और हिंदी के थिएटरिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया और अभी भी कहते हैं कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं होते, इसलिए हम एडॉप्ट करते हैं भारतीय भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से या कहानियों को, उपन्यासों को हम नाट्य रूपांतर करते हैं।
तो मेरा ये कहना था कि हिंदी में नाटक, मूल नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। ये कहना ही अपने आप में बहुत बेबुनियाद है, और बल्कि ये कह लीजिए कि उस चिढ़ का उसका जवाब देने के लिए मैंने धड़ाधड़ नाटक लिखने शुरू किए। और आज मेरे प्रकाशित नाटक 6 नाटक हैं। उसके अलावा एक 7वां नाटक जो मोनो मोनो ये सोलो नाटक है, वो ऑनलाइन से प्रकाशित है, notnell.com से प्रकाशित है। तो 7 प्रकाशित नाटक हैं, और इसके अलावा मेरे पास अभी 11 नाटक हैं जो अप्रकाशित हैं। तो 17-18 नाटक मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि लोग ये कहते हैं कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं लिखे जा रहे, ये इस बात का जवाब देने के लिए ये सारे नाटक हैं। दूसरा, ये जो नाटक है, हर नाटक का अपना एक उद्देश्य होता है। ये नाटक जो प्रेग्नेंट फादर मैंने लिखा है, ये जॉनर बड़ा कॉमिकल है, सैटारिकल जॉनर है, और बहुत उस इंटरेस्टिंग तरीके से इसको लिखा गया है। इसका विषय ये है कि चूंकि बीइंग ए वुमेन, मैं वुमेन प्लाइट या वुमेन डिफिकल्टीज या वुमेन सिचुएशंस, वुमेन कंडीशंस, किस कंडीशंस में महिलाएं रहती हैं, उसको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ। और हर स्टेज पर एक डग पर हम कह सकते हैं कि उसे हर तरह के डिफरेंशिएशन का उसको सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंट फादर लिखने के पीछे मेरा मकसद यही था कि प्रेगनेंसी एक बहुत नेचुरल चीज है, एक नॉर्मल चीज है, कोई बहुत अलग सी बात नहीं है। एक स्त्री कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज है। लेकिन ये नॉर्मल कहने को एक प्रोसीजर, चूंकि वो स्त्रियों के हिस्से में है, वो एक प्रोसीजर है कि हाँ, उसने कंसीव किया, प्रेग्नेंट हुई, बच्चे पैदा कर दिया, हो गई बात खत्म। लेकिन कंसीव करने से लेकर के बच्चे पैदा करने तक, डिलीवरी तक, ये 9 महीने वो किस किस फेज से गुजरती है, क्या उसकी फिजिकल टर्बुलेंसेस हैं, क्या उसके मेंटल टर्बुलेंसेस हैं, क्या उसकी इच्छाएं हैं, क्या उसकी इच्छा नहीं है, whether she wants to get conceived or not, ये भी कुछ तय नहीं रहता है। इन सारी चीजों के लिए मुझे लगा कि ये समाज या हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो मेल पार्टनर है, वो मेल पार्टनर नहीं समझ रहा है, तो क्यों ना एक बार मेल पार्टनर खुद प्रेग्नेंट होता है ना, कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, कि अगर आपको जलना क्या होता है, हम कहें कि हाँ आप जल गए, हमें पता नहीं, अच्छा जल गए ठीक है, लेकिन मोमबत्ती की लौ पर आप जब हम अपना हाथ डालेंगे तब पता चलता है कि जलना क्या होता है। तो इसी के लिए जब ये मेरी इच्छा थी बीइंग ए विमेन, कि एक बार एक आदमी भी प्रेग्नेंट हो तो उसे समझ में आएगा कि ये प्रेगनेंसी की ये पूरी स्थितियां जो हैं, एक महिला के इमोशनल, एक महिला के फिजिकल, एक महिला का मेंटल, एक महिला का सारी चीजें, कि अगर पेट ही बढ़ता है या वो बिल्कुल अशक्त होकर चल रही है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि बगैर प्रेगनेंसी धारण किए आपका भी जन्म नहीं हो सकता, किसी भी इंसान का जन्म नहीं, किसी भी लिविंग बीइंग का जन्म नहीं हो सकता अगर माँ उसको अपने गर्भ में धारण न करे, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। इसी के लिए हमने इस किताब को लिखा और इसमें हमने एक फैंटेसी रचा कि एक आदमी प्रेग्नेंट हो गया है। अब प्रेग्नेंट हो गया है तो उसकी अपनी मेंटल फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, मीडिया के लिए तो एक न्यूज है, मेडिकल साइंस के लिए भी एक रिसर्च का मार्केट हो गया, एक रिसर्च हो गया, और बाजार है जहां एक आदमी जा रहा है, उसका ऑफिस है, ऑफिस का पूरा सराउंडिंग, वहां काम करने वाले जो मेल एम्प्लॉई हैं उसकी बातचीत, जो फीमेल है वो किस तरह से कंपैशनेट हैं, इवन जो डॉक्टर का जो अपना जो वो मेडिकल बाजार उसको नजर आने लगता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो इसमें मैंने इसमें डाली है, और वो बिल्कुल एक सटारिकल फॉर्म में जाता है, लेकिन ये समाज की विद्रूपताओं पर क्वेश्चन करता है नटेंशल में, ये इस नाटक के बारे में। तो और ज्यादा कि ये किताब मेरी 6ठी किताब है और किताब घर दिल्ली से ये पब्लिश है,
अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ये किताब मौजूद है। ज़्यादा के लिए आप इस किताब को मँगाइए, पढ़िए और खुद इसका आनंद उठाइए कि क्या है प्रेग्नेंट फादर, और सोचिए कि आप अगर बीइंग ए मेल, अगर कल आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप क्या-क्या फेस करेंगे और कैसे क्या सब फेस करेंगे। उसी चीज़ों को जब कभी भविष्य में आपकी लाइफ पार्टनर प्रेग्नेंट होगी, तो आप ज़्यादा कंपैशनेट तरीके से सोच पाएँगे, ज़्यादा उसकी कंडीशन को समझ पाएँगे। तब आप भले प्रेग्नेंट नहीं होंगे, फिजिकली प्रेग्नेंट नहीं होंगे, मेंटली आप प्रेग्नेंट होकर के उनको आप देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। बस यही इस किताब का मूल उद्देश्य है। लेकिन बहुत मनोरंजक तरीके से लिखी हुई है, इसलिए पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं तो इस किताब के बारे में सुनकर ही अभी बहुत उत्सुक हो गया हूँ। मैं तो जा रहा हूँ अभी अमेज़न पे इस किताब को ऑर्डर करने के लिए, और दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इस किताब की लिंक मिल जाएगी और ज़रूर पढ़िए इस अनोखी किताब को। और विभा जी की और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनके बारे में जानिए और उन किताबों का आप लाभ लीजिए, और अलग-अलग विषयों पर आत्मचिंतन करने का ये जो एक सिलसिला चलना चाहिए, वो चलता रहे। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि हमने भी इसको लेकर के, जैसे आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा लिंक, मैंने इसके साथ एक और स्कीम बनाई है। और ये किताब जब आप लेंगे, आप भी जब लेंगे तो इसकी एक फ़ोटो खींच करके इसके साथ आप हमें भेज दीजिएगा, ज़रूर। दूसरी बात ये कि मैं सभी आपके भी जितने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप इस किताब को लेंगे, तो अभी इसके साथ ही एक मेरी एक और किताब आई है ऑनलाइन, मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स। वो भी एक सटायर है और वो भी समाज और सोसाइटी की जो मेंटालिटी है उसके ऊपर है वो, कि हम जो जोक्स भेजते हैं वो आम तौर पर औरतों को डिमीन करने वाले होते हैं। तो हम उसमें बस पलट देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, मियाँ की जगह बीवी, बीवी की जगह मियाँ, और ओरिजिनल और ट्विस्टेड दोनों वो जोक्स हैं। ऑनलाइन ये किताब मौजूद है, प्रिंट हुई है, छपी है, notnal.com। तो जो इस किताब को लेंगे, उनको हम वो किताब अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे। तो मतलब एक पर एक फ्री। तो आप ये किताब लीजिए और साथ-साथ वो किताब हमारी तरफ से उपहार के रूप में पाइए। तो एक किताब पे आपको 2 किताबें मिल जाएँगी और दोनों अपने-अपने जॉनर की बहुत ही सैटारिकल है और दोनों आप एन्जॉय करें। जी, थैंक यू। विभा जी, वैसे तो मन नहीं कर रहा, बट किसी भी ऐसी चीज़ का अंत होना ही होता है कहीं न कहीं, तो मैं अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ा-सा सीरियस सा प्रश्न है। विभा जी, हम इस कोरोना काल के बीच में जी रहे हैं, जहाँ पर रोज़ लड़ने के लिए हमें अंदर से मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रोज़ ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी और किस प्रकार हम इसके दूसरे पार निकलेंगे। पर आपने ज़िंदगी की एक ऐसी लड़ाई लड़ी है, जो शायद हम में से कोई कभी सोच भी नहीं सकता, और भगवान ऐसी लड़ाई किसी को ना दे लड़ने के लिए। आपने कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को हराया है। तो विभा जी, आज मैं अपने सारे दर्शकों के बिहाफ में आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ से वो ताकत, कहाँ से वो मोटिवेशन लाया कि आपने इतनी बड़ी बीमारी को परास्त किया, और आपने अपनी कला के माध्यम से और अपने जो भी कार्यरत रही हैं आप, उसके माध्यम से आपने हमेशा ही जो हँसी है, खुशहाली है, उसको फैलाया है, और लोगों को कभी भी आपने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया होगा, उसका शायद परिचय नहीं होने दिया। आपने हमेशा ये जो हँसता चेहरा है आपका, उसके पीछे का राज़ क्या है, और किस प्रकार हम भी हमारे जीवन में ये जो छोटी-मोटी सी चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको इसी प्रकार आपकी तरह हँसते-हँसते पार कर लें? हाँ, बहुत पुराना गाना है, हँसता हुआ नूरानी चेहरा। तो देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ़ ये मान कर के चलती हूँ कि जब जो होना होता है, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, लेकिन ये मान के चलती हूँ कि अगर कोई भी मुश्किल आपके सामने आती है, तो 2 ही उसके रास्ते हैं कि या तो उसका आप हिम्मत से डट कर उसका सामना कीजिए, या रास्ता छोड़ कर के आप चले जाइए। मतलब आप हँसें या रोएँ। मेरे साथ भी यही स्थिति थी। मेरे घर में मुझसे पहले 3 लोग वो कैंसर से जा चुके थे। तो मेरे घर के लोग, ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, दोनों ही, क्योंकि दोनों तरफ से मेरे बड़े भाई और इधर मेरी जेठानी, और बहुत पहले मेरे मामा जी, वो कैंसर के कारण वो इस दुनिया से रुखसत कर चुके थे। तो मैं चौथी थी, तो मैंने ये सोचा कि अब या तो मैं चौथी बन कर के उनकी लाइन में लग जाऊँ, या फिर मैं यहाँ रह कर के प्रयास करूँ कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। दूसरे मैंने ये सोचा कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, और उनके लिए मुझे कुछ जीना है। और तीसरा
कि मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे अभी इतना लिखना है, इतना पढ़ना है, इतना मुझे नाटक करना है, फ़िल्में करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इन सब को करने के लिए तो ज़िंदगी चाहिए ना, ज़िंदगी रहेगी तभी तो करेंगे और ज़िंदगी तो मिलेगी ना दोबारा, ये तो आप जानते हैं। और जो भी है बस यही एक पल है। तो मैंने ये सोचा, सबसे पहले मैंने ये सोचा जोक अपार्ट, कि मैं चौथा नहीं बनूँगी और इसके लिए जितना संभव हो वो करूँ। तो उसके लिए सबसे पहला स्तंभ ये था कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सही डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें ये मैंने बिल्कुल हटा दिया कि फलाने बाबा जी के पास जाओ, फलाने धूनी लो तो फलाना राख लो तो फलाना कपड़ा सुंघाओ, इन सबको मैंने बिल्कुल ही नहीं। जो इसका ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और जो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से कि उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, तो मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया। सर्जरी, फिर केमो, 16 केमो और फिर 31 सेशन ऑफ रेडिएशन, ये सारी चीजें जो थी वो मैंने उसको की। और इस बीच मैं हमेशा लोगों को ये भी कहती हूँ कि आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, एक अपना पैशन या हॉबी ज़रूर बना के रखिए, वो संकट के समय आपको बहुत मदद करता है। तो मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरी एक्टिंग स्किल और इन सब चीज़ों ने, जबकि मैं बिल्कुल घर में कन्फाइन हो गई थी, तो इसने मुझे बहुत मदद की। इसी समय में मैंने अपना अवितोको, जो मेरा ग्रुप है, मेरा एनजीओ है, उससे मैंने अवितोको रूम थिएटर शुरू किया, और आज अवितोको रूम थिएटर देश भर में इसके कई चैप्टर्स तो खुल ही चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हर कोई अपना-अपना एक परफॉर्मेंस स्पेस बना करके परफॉर्म कर रहा है। उसी समय जब मैं ठीक हुई तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो बच गई, मेरी तो जान बच गई, लेकिन अभी भी इतने सारे लोग हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने जो कैंसर के समय में जो मैंने कविताएँ लिखी थी, बहुत से मैंने किया था, मैंने वीडियो बनाए थे इंस्टाग्राम पे, तब उस समय 15 सेकंड्स के वीडियो बनते थे। तो मैं वीडियोज़ बनाती थी, कुछ कॉमिकल, कुछ गीत के, कुछ इधर-उधर के, और उन सबको मैं अपलोड करती थी। यूट्यूब पे अपलोड करती थी, इंस्टाग्राम पे और फिर यूट्यूब पे। उस समय जो कविताएँ लिखी मैंने, तो उसको मैंने ये अ, समरथ कैन, ये बाइलिंगुअल है, एक तरफ हिंदी है, इस तरफ हिंदी है और इस तरफ इंग्लिश है। तो ये कविता मैंने, कविताओं का कलेक्शन मैंने निकाला, और इसमें मैंने ये डेडिकेट किया कि इससे जो भी प्रोसीड्स आएँगे, जो सहयोग राशि आएगी, वो कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए जाएगी, या फिर कैंसर अवेयरनेस ड्राइव के लिए मदद वो जाएगी। और मैं किसी संस्था को नहीं देती हूँ, मुझसे जो भी डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, मैं उनको वो दे देती हूँ। और अब तो केवल कैंसर ही नहीं, कोई भी अगर बीमारी तो बीमारी है, कोई भी अगर कोई वैसे कोई हमारे पास आते हैं, तो मेरे पास जो रिसोर्स रहता है इस किताब से, उसको मैं उससे मैं उसकी मदद कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं करती हूँ, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली बात है। 2 साल के बाद मैंने ये दूसरी किताब निकाली थी, क्योंकि ये था कैन, आई कैन, ये कैंसर का कैन नहीं है, CAN कैन, इफ आई कैन तो एनीबॉडी कैन। और उसके बाद क्योंकि जिद है, क्योंकि मैंने जिद की है, इसलिए आई मस्ट, जिद है तो आप काम कर सकते हैं, जी सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और तो ये दोनों किताबें हैं, और ये दोनों किताबें जो है, ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे नहीं मिलेगी, आपको हमारे पास से लेनी होगी। और वो हम आपको जो भी लेंगे, और जो भी इसके प्रोसीड्स होते हैं वो ये। इसी के लिए कि कैंसर इतना नेगेटिव शब्द है और इतना डरावना शब्द है, मैंने इसकी नेगेटिविटी और इसके डर को खत्म करने के लिए फेसबुक पर एक पेज ही बनाया हुआ है, सेलिब्रेटिंग कैंसर। आपने जैसे कहा कि भगवान न करे किसी को कैंसर हो, और ये विषय गंभीर है। मुझे भी मालूम है कि विषय बहुत गंभीर है, और मैं भी चाहती हूँ कि ये किसी को ना हो। लेकिन हमारे चाहने से अगर सारी चीज़ें होने लगे तो फिर बात ही क्या है। तो दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे आपने अपनी हिचक एक ज़ाहिर की थी कि मैं आपसे कैंसर पर सवाल पूछूँ या ना पूछूँ। मैंने ये देखा है कि लोग इसको छुपाते हैं, और मेरा मानना है कि कैंसर को लेकर के अभी भी जागरूकता हमारे देश में नहीं है, बहुत सारे टैबूज हैं। तो मैंने सोचा कि इसको लोगों तक बताना चाहिए। तो मैं दूसरों को तो नहीं कह सकती कि भाई तुम आओ। मैंने अपने लिए ही, मैंने खुद को प्रस्तुत किया, इसलिए उसका नाम रखा है सेलिब्रेटिंग कैंसर। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि कैंसर कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। हमने कहा वैसे ही सेलिब्रेट किया जा सकता है जैसे मैं कर रही हूँ, कैंसर के दौरान भी और कैंसर के बाद भी।
तो जो होता है ना लाइफ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो उसी टैगलाइन की तरह ये, तो सेलिब्रेटिंग कैंसर, उसमें मैंने अपनी बातें लिखनी शुरू की और धीरे 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 जब लोगों ने देखा कि मैं लिख रही हूँ और बिना किसी इनहिबिशन से लिख रही हूँ, तो लोगों ने भी अपनी बातें लिखनी शुरू की। और आज उसमें लगभग 1,500 के करीब मेंबर्स हैं। उसमें लोग अपनी अपनी बातें लिखते हैं और मैं लोगों को प्रपोज भी करती हूँ, कहती भी हूँ कि आप अपनी बातें लिखें, अपनी बातें लिखें या अपने आसपास की बातें लिखें, अपने घर के जो भी अगर वैसे कोई हैं तो उनके बारे में लिखें। हमने कैंसर को लेकर के 3 शब्द जो थे, जो मुझे लग रहा था कि थोड़े कम ये वाले है, उनको हमने चेंज किया है वोकैबुलरी। जो जैसे हमें सर्वाइवर कहा जाता है, हमने कहा कि हम सर्वाइवर तो हैं, सर्वाइवर अच्छा सर्वाइव कर गया बेचारा बेचारी, हमने उसको बदल दिया है। हमने कहा कि ये कैंसर अचीवर है, तो हम हमेशा अपने आप को कैंसर अचीवर कहते हैं। दूसरे जो पेशेंट मरीज, वो सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, तो हम उन्हें कैंसर फाइटर कहते हैं कि वो कैंसर फाइट कर रहे हैं। और जो हमसे बिछड़ गए, हम उसे वॉरियर कहते हैं। वो बिल्कुल जैसे जवान बॉर्डर पर जवान आखिरी समय तक लड़ता रहता है, वैसे ही कैंसर का वॉरियर जो है वो भी आखिरी समय तक लड़ते हुए जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा और जिजीविषा दे करके फिर वो विदा होता है। वो इतना बड़ा वॉरियर है, इसलिए हम उन्हें वॉरियर कहते हैं। कैंसर डेथ या कैंसर मृतक नहीं कहते हैं, हम उन्हें कैंसर वॉरियर कहते हैं। तो ये 3 शब्द, बल्कि मैं सभी से, आपसे भी अपील करूंगी कि आप सब लोग भी जब भी कुछ कहें तो कैंसर हम जैसों को कैंसर वॉरियर कहें। जो अभी कैंसर से का इलाज करा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्हें कैंसर फाइटर कहें। जो अनफॉर्चुनेटली हमसे अलग हो गए हैं, उन्हें मृतक ना कहें, उन्हें डिजीज ना कहें, उन्हें वॉरियर कहें। तो इस तरह से हमारी जर्नी है और चल रही है। जो भी है जिंदगी, तो बस जो भी है बस यही एक पल है, तो इस पल में आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई अच्छे नोट पर हम इस इंटरव्यू को रोक सकते थे कि ज़िंदगी जो भी है यही पल है। और इसी के साथ विभा जी, आज हम आपकी विदा लेते हैं। मैं 21 टॉक्स की पूरी टीम के ओर से और हमारे सारे दर्शकों की ओर से आपसे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने आज हमें ये इतना बड़ा मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर पाएँ, और आपने इतना सारा समय दिया और इतने स्नेह के साथ हम सबसे बातचीत की। हमारे सभी प्रश्नों का आपने इतनी सुंदरता से और इतने पेशेंस से समय निकाल कर उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आज हम कितने कृतज्ञ हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया और हम अपनी बात कुछ कर सके हैं। और अब बस अगर कुछ ये है तो आप प्रेग्नेंट फादर पढ़िए। हमारी और भी बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें भी चाहें तो आप पढ़ें। मैं ऑनलाइन सोलो थिएटर क्लासेस लेती हूँ, जो चाहे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सोलो थिएटर सीख सकते हैं। और बाकी हमारा जो कैंसर ड्राइव है, कैंसर अवेयरनेस ड्राइव है, उसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जी, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि विभा जी का एक YouTube चैनल है जिसकी वो मोनो एक्टिंग और बोले विभा नाम का जो इनका एक वार्तालाप की श्रृंखला है, ज्ञान श्रृंखला है, वो बताती हैं वो। तो इनके YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए आप। जो लिंक है इनके YouTube चैनल का वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो बिल्कुल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ विभा रानी जी जुड़ी थी। उम्मीद करता हूं उनकी बातों से, उनके द्वारा कहे गए बातों से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा अवश्य मिली होगी और आप उनकी बातों पर ध्यान रखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अलग व्यक्ति के साथ, एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।